गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अपने चैनल मैथालय के थ्रू सीक्वेंस सीरीज़ पर 5 डिफरेंट वीडियोस लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें हमने सीक्वेंस सीरीज़ की लगभग काफ़ी सारी थ्योरी को गहनता से जाना, समझा और अब उसे अप्लाई करने का समय है। उम्मीद है आपने वो पांचों वीडियोस ढंग से देखे होंगे, थ्योरी को समझा होगा। और ध्यान रखिए, थ्योरी जितनी अच्छे से समझेंगे, उतनी आराम से आप उसे अप्लाई कर पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब शायद वो ज़माना चला गया जब आईएएस में ट्रेडिशनल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आते थे, जहां आपको थ्योरी बस मालूम है कि हाँ ऐसे ऐसे होना है, तो हर एक पैटर्न के सवाल होते थे, तो वो पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो आप सवाल कर ले जाते थे। लेकिन आजकल आईएएस के पेपर में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो इसलिए हर टॉपिक की एक गहनता से अंडरस्टैंडिंग, एक कहना चाहिए डीप अंडरस्टैंडिंग कब होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप पहले वो 5 वीडियोस देखें, और मैं यहाँ इस वीडियो में आईएएस के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और आपको बताता भी चलूँगा, देखिए ये पॉइंट्स हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो आईएएस के 2010 साल ईयर से है। पेपर 1 का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 के सी और डी पार्ट, दोनों क्वेश्चंस 12-12 मार्क्स के हैं, तो आप समझ सकते हैं दे मीन अ लॉट। तो यहाँ पर जो पहला प्रॉब्लम है, हमें कन्वर्जेंस डिस्कस करना है सीक्वेंस एक्स एन का, जहाँ एक्स एन डिफाइंड है साइन एन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 8। हमें यह याद है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका हर सब सीक्वेंस सेम लिमिट को कन्वर्ज करता है, जो कि उस ओरिजिनल सीक्वेंस की लिमिट होती है। और अगर हमारे पास उस सीक्वेंस के 2 ऐसे सब सीक्वेंसेस हैं जिनकी लिमिट अलग अलग है, तो डेफिनेटली वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सब सीक्वेंस लेते हैं। कंसिडर द सबसीक्वेंस। हम क्या करते हैं, एक x to n इवन टर्म्स वाली सबसीक्वेंस ले लेते हैं, यानी सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ। तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, दिस सबसीक्वेंस विल बी साइन एन पाई बाय 8। और जैसे ये साइन एन पाई बाय 8 हुई, दिस इज नथिंग बट 0। So this implies x to n is a constant sequence and it converges to 0। तो पहले तो हमने ये सब सीक्वेंस कंसिडर की। अब एक दूसरी सब सीक्वेंस कंसिडर करते हैं, x 4n plus 1। लेट अस कंसिडर दिस सब सीक्वेंस, यानी इसकी जो पहली टर्म होगी वो होगी x5, फिर या 4n माइनस, चलिए 4n plus 1। पहली जो टर्म होगी वो होगी x5, फिर x9, इस तरह से टर्म्स आएंगी। तो ये जो सब सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी साइन 4n plus 1 पाई बाई 2 बाय 8। और आप जानते हैं ये जो वैल्यू है साइन 4n plus 1 पाई बाई 2, दिस इज ऑलवेज 1, सो दैट कम्स आउट टू बी 1 बाई 8। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट सब सीक्वेंस बन गई 1 बाई 8। और जब ये 1 बाई 8 बन गई तो दिस इम्प्लाइज x 4n plus 1 कन्वर्जेस टू 1 बाई 8, क्योंकि ये कांस्टेंट सब सीक्वेंस है। इसका मतलब x, हमारे पास इस सीक्वेंस की 2 सब सीक्वेंसेज हो गई। एक सब सीक्वेंस तो हो गई x to n, जो कि किसको कन्वर्ज कर रही है 0 को, और एक सब सीक्वेंस हो गई x 4n plus 1, जो किसको कन्वर्ज कर रही है 1 बाई 8 को। दोनों डिफरेंट लिमिट्स को कन्वर्ज कर रही हैं। सो दिस इम्प्लाइज, तो सिंस 2 subsequences of xn converge to different limits, this implies sequence xn is not convergent. That is the answer to the first problem. Now the second one. Now the second one says xn is a sequence in which x1 is 5 and xn plus 1 is 4 plus xn का square root.
show that the sequence converges to. So let us do the D part. So in D part we have got x1 is 5 and xn is root of 4 plus xn. xn plus 1 is 4 plus xn. So we have xn plus 1 is 4 plus xn, n is greater than 1. तो आप पहले तो देखें x2 की वैल्यू, n को कितना रख दें 1, तो x2 विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ x1 आ जाएगा, x1 इज़ 5 एंड विच इज़ लेस दैन x1. सो लेट xn plus 1 be less than xn, we claim. तो ये हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे. क्लियरली इट इज़ ट्रू फॉर n equal to 1. So let it be true for n equal to k. और n equal to k के लिए अगर ट्रू है तो इसका मतलब xn plus k will be less than k plus 1. xk plus 1 will be less than xk. तो ये हमने ट्रू मान लिया. अब हम प्रूव करेंगे दैट दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n equal to k plus 1. दैट इज़ हाउ मैथमेटिकल इंडक्शन वर्क्स. पहले आप 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं, फिर ये तो हो गया बेसिक स्टेप, फिर आप ये अजम्पशन करते हैं कि मान लीजिए ये स्टेटमेंट ट्रू है k के लिए, और फिर प्रूव करते हैं कि ये स्टेटमेंट k plus 1 के लिए भी ट्रू है. नाउ फॉर n equal to k plus 1, तो आप क्या करें, दोनों साइड पर 4 जोड़ दें. सो वी हैव plus 4 is greater than xk plus 4, not taking root on both the sides. हम रूट लगाते हैं क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव हैं. विल बी लेस दैन रूट ऑफ xk plus 4. नाउ दिस इज़ नथिंग बट xk plus 2. This is xk plus 1. This implies statement is true for n equal to k plus 1 also. If it is true for therefore by principle of mathematical induction I can say that xn plus 1 is less than xn for all n belonging to natural number. तो यानी ये सीक्वेंस कैसी हो गई, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गई. सो वी हैव प्रूव्ड दैट दिस सीक्वेंस इज़ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. तो हमने ये प्रूव कर दिया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है. अब हम इसमें कौन सी थ्योरम लगाने की कोशिश करें, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम. मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड इट इज़ बाउंडेड बिलो, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम सेज इफ़ अ सीक्वेंस इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इट इज़ बाउंडेड बिलो. बाउंडेड बिलो का मतलब एक नंबर ऐसा है जिससे हर टर्म बड़ी है, देन दैट सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट. तो बस अब हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड बिलो है. तो ये तो बहुत ही आसान है. क्लियरली ऑल xn आर ग्रेटर दैन 0. सबके सब पॉजिटिव होंगे बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स, आर ऑल ग्रेटर दैन 0. दिस इम्प्लाइज द सीक्वेंस xn is monotonic decreasing and bounded below. Therefore by monotone convergence theorem it is convergent.
अब रही बात लिमिट निकालने की, देयरफॉर लेट xn कन्वर्ज टू l। अब हमारे पास है xn प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस xn। तो हम दोनों साइड पर लिमिट लगाते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ xn प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ रूट ऑफ 4 प्लस xn। So L is equal to root of 4 plus L. So if we square, so we get L square minus L minus 4 is equal to 0. So L is equal to 1 plus root 17 by 2 और 1 माइनस रूट 17 बाय 2। तो यहाँ पर आप देखें गौर से, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज xn is greater than 0, this implies limit of xn will be greater than equal to 0. So therefore we have proved that the limit to which this sequence converges is 1 plus root 17 by 2. So that is it. So that proves the C and D part, both parts have been proved। तो पहले पार्ट में तो हमने सब सीक्वेंस की यूज़ किया और दूसरे वाले पार्ट में हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज़ किया। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। दिस प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम IAS पेपर 2 2016। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो कह सकते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। तो यहाँ दे रखा है x1 इज़ हाफ, y1 इज़ 1, xn इज़ इक्वल टू xn माइनस 1, yn माइनस 1 का ज्योमेट्रिक मीन है और yn हार्मोनिक मीन है xn और yn माइनस 1 का। गौर से देखिए यहाँ xn लिखा है, xn माइनस 1 नहीं लिखा है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू प्रूव इट। इन दिस केस आप देखें कि अगर मैं x2 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, इफ़ आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x2, if I find out the value of x2 here, x2 की वैल्यू देखें और y2 की वैल्यू देखें, तो x2 will be root of, it is geometric mean of half and 1, so it is 1 by 2, it is 1 by root 2, which is greater than x1, and y2 will be 2 upon 1 plus 2, so that is 2 by 3, which is less than y1. So let हम क्या क्लेम करते हैं, let xn be less than yn। हम यहाँ जो क्लेम करने जा रहे हैं वो होगा xk इज़ लेस देन xk प्लस 1 इज़ लेस देन yk प्लस 1 इज़ लेस देन yk। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। देखिए हमें ऐसे कुछ रिलेशन प्रूव करना है, तो n की जगह हमने k प्लस 1 सोच लिया, तो k प्लस 1, k प्लस 1 और k, और यहाँ पर जो हमारे पास n है दैट इज़ फ्रॉम 2 1 एंड सो ऑन, क्योंकि वहाँ n 2 से है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। क्लियरली ये ट्रू है, हम यहाँ बेटर रहेगा n लिख देते हैं। ठीक है, तो हार्डली एनी मैटर फॉर दैट। तो यहाँ xn प्लस 1, यहाँ yn प्लस 1 और यहाँ yn। क्लियरली above is true for n equal to 1, क्योंकि आप देखें x1 is less than x2 एंड y2 is less than y1, और अगर आप इन दोनों में भी कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन से भी आपको दिखाई दे जाएगा कि x1 is less than y1. So this means this inequality what we have written above is true for n equal to 1. So let it be true for n equal to k.
तो मान लेते हैं n इक्वल टू के लिए ट्रू है, यानी हमने क्या माना कि एक्स के इज़ लेस देन एक्स के प्लस वन इज़ लेस देन वाई के प्लस वन इज़ लेस देन वाई के। अब हम चेक करते हैं फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। सो वी ट्राई टू प्रूव इट फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। तो अगर हम k प्लस वन में मैं पहले एक्स के प्लस टू देखता हूँ, एक्स के प्लस टू विल बी इक्वल टू एक्स के प्लस वन इंटू वाई के प्लस वन बाई डेफिनेशन। क्योंकि आप देखें ऊपर एक्स एन प्लस वन कैसे डिफाइंड है, एक्स एन कैसे डिफाइंड है, वाई एक्स एन माइनस वन और वाई एन माइनस वन का रूट। तो एक्स के प्लस टू विल बी एक्स के प्लस वन और वाई के प्लस वन का रूट, एंड एक्स के वाई के प्लस वन इज़ ग्रेटर दैन एक्स के प्लस वन, सो दिस कैन बी रिटन एज ग्रेटर दैन एक्स के प्लस वन का स्क्वायर। सो एक्स के प्लस टू, और एक चीज़ और लिख सकते हैं देखिए, और अगर मैं एक्स के प्लस वन की जगह क्या रख दूँ, वाई के प्लस वन, तो ये वाई के प्लस वन का होल स्क्वायर दोनों के बीच में आएगा, यानी एक्स के प्लस टू इज़ लेस दैन वाई के प्लस वन एंड इज़ ग्रेटर दैन एक्स के प्लस वन। तो यहाँ ये प्रूव हुआ वाई के प्लस वन। हमारे लिए यहाँ पर कौन सा हिस्सा काम का है, हमारे लिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा काम का है। देखिए ये वाला पार्ट, क्योंकि k प्लस वन रखेंगे तो ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। k प्लस वन एक्स के प्लस वन इज़ लेस दैन एक्स के प्लस टू हैज़ बीन प्रूव्ड। और ये यहाँ से फिर एक चीज़ और प्रूव हो गई कि ये इससे भी छोटा आ गया वाई के प्लस वन से। ठीक है, अभी और बचा है प्रूव करने के लिए। नाउ वाई के प्लस टू इज़ टू अपॉन वाई अपॉन वन अपॉन वाई के प्लस वन प्लस एक्स के प्लस टू। हार्मोनिक मीन है ना, तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में जो वाई एन दे रखा है, अगर आप इसे रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे तो टू अपॉन एक्स एन प्लस वाई एन माइनस वन आ जाएगा। तो वाई के प्लस टू, एक्स का इंडेक्स वही है जो, देखो गौर से, एक्स का इंडेक्स वही है जो वाई का इंडेक्स है, और वाई के इंडेक्स में यहाँ पर जो वैल्यू है वो n माइनस वन है, यानी वो उससे एक कम है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई के प्लस टू लिखूँगा तो इसका इंडेक्स वही होगा जो एक्स का इंडेक्स होगा, एक्स के प्लस टू, और वाई का इंडेक्स उससे एक कम है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। नाउ दिस इज़, अगर मैं इसकी जगह पर सपोज आई फिट इन एक्स के प्लस टू यहाँ से, तो दिस इज़ लेस दैन और ग्रेटर दैन। अब ज़रा सोच लो, अगर मैं यहाँ एक्स के प्लस टू रखता हूँ, इट मीन्स आई एम रिड्यूसिंग दिस क्वान्टिटी। मैं इस क्वान्टिटी को क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ। व्हेन आई एम रिड्यूसिंग इट, इट मीन्स आई एम increasing this, it means the resulting quantity will be smaller. So this means this is greater than 2 upon 1 upon xk plus 2 into 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। मैंने क्या किया, yk plus 1 को xk plus 2 से रिप्लेस कर दिया। So therefore I have proved that yk plus 2 is greater than xk plus 2। फिर से एक चीज़ और देखें, अगेन yk plus 2 is equal to 2 upon yk 1 upon yk plus 1 plus 1 upon xk plus 1। अब मैं xk plus 1 की जगह पर रख देता हूँ yk plus 1, ये रख देता हूँ क्योंकि हम प्रूव कर चुके। सो दिस इज़ लेस दैन 2 upon 2 yk plus 1, क्योंकि हमने क्या किया, xk plus 1 को एक बड़ी क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया, yk plus 1 से रिप्लेस किया, तो एक बड़ी क्वांटिटी से रिप्लेस किया, तो दिस डिक्रीजेस, एंड व्हेन द डिनोमिनेटर डिक्रीजेस द फ्रैक्शन इज बाउंड टू इंक्रीज। फ्रैक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा। ये डिक्रीज़ हो गया, ये डिक्रीज़ होने से आप जो 2 को डिवाइड करो, एक छोटे नंबर से डिवाइड करो, तो रिजल्टिंग नंबर विल इंक्रीज। सो yk plus 1 विल बी लेस दैन yk plus 2 विल बी लेस दैन yk plus 1। सो नाउ अब हमारे पास
ये फोर्थ कंडीशन हो गई, या थर्ड कंडीशन कह देते हैं हम इसको. दिस इज़ द थर्ड कंडीशन, दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन, एंड दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन. सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, अगर आप गौर से देखें, फ्रॉम 1, 2, 3, from 1, 2 and 3 we have xk plus 1. देखें यहाँ से xk plus 1 is less than xk plus 2 and yk plus 2 is greater than xk plus 2, and then this is less than yk plus 1. So what we have done is we have proved this inequality for n equal to k plus 1. देख लीजिए आराम से. अगर मैं यहाँ पर ये इनइक्वालिटी लिखी थी, ये वाली इनइक्वालिटी थी, हमने इसे ट्रू माना था किसके लिए, n इक्वल टू k के लिए, यानी एक्स के प्लस 1, एक्स के प्लस 2, फिर वाई के प्लस 2, फिर वाई के प्लस 1 आना चाहिए था. k की जगह पर k प्लस 1 रख के, तो वो आ गया. सो दिस इम्प्लाइज बाय पी एम आई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्स एन इज़ लेस दैन एक्स एन माइनस 1, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, इज़ लेस दैन वाई एन इज़ लेस दैन वाई एन माइनस 1 for all n belonging to natural number n greater than or equal to 2. So that proves a part of it, क्योंकि IS में बोला गया कि you have to prove this. So ये पहला पार्ट, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया, ये वाला पार्ट. अब हमें प्रूव करना है कि both of them converge to the same limit, and वो लिमिट हाफ और 1 के बीच में लाई करती है. That is what we have to prove further. तो यहाँ से एक चीज़ तो हम कह सकते हैं, clearly we can say one thing, sequence yn is monotonic decreasing and sequence xn is monotonic increasing. Also एक चीज़ और देखें, yn is greater than xn for any n, और xn, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये कैसी थी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1. ये x1 से बड़ी है, इक्वल है अभी हमेशा. सो दिस इम्प्लाइज yn इज बाउंडेड बिलो. मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज़ हो रहा है इसमें भी. ऊपर जो हमने किया वो भी मोनोटोन कन्वर्जेंस का यूज़ हुआ. तो आप देख रहे हैं 2016, 2010. सिमिलरली अगर हम xn की बात करें तो xn इज़ लेस दैन yn एंड इज़ लेस दैन y1, क्योंकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है. सो दिस इम्प्लाइज xn इज़ बाउंडेड अबव. तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या थी कि अगर कोई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो होनी चाहिए तब वो कन्वर्जेंट होगी. अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड अबव होनी चाहिए तब वो कन्वर्जेंट होगी. सो दिस इम्प्लाइज बाय MCT, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, xn and yn are both convergent. ये दोनों की दोनों कन्वर्जेंट होंगी टू देयर सुप्रीमम्स एंड इन्फीमम रिस्पेक्टिवली. तो ये सुप्रीमम और इन्फीमम को कन्वर्जेंट होंगी. नाउ यू कैन हैव वन थिंग, लेट मान लेते हैं xn तो कन्वर्ज करती है L1 को और yn कन्वर्ज करती है L2 को. तो अब हमारे पास जो रिलेशन है वो लिख लेते हैं, xn इज इक्वल टू रूट ऑफ xn माइनस 1 yn माइनस 1. सो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ xn
इज इक्वल टू लिमिट इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ रूट एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन। सो ये बन गया L1 इज इक्वल टू रूट L1 L2। सो फ्रॉम हियर L1 इज इक्वल टू L2। तो एक बात तो प्रूव हो गई कि दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है। अब यहाँ एक चीज़ और, यहाँ पर ही हम कह सकते थे, देखिए जो L1 है ये अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करती है, और सुप्रीमम हमेशा अपर बाउंड से, इट इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम इज़ द लीस्ट अपर बाउंड। तो xn का अगर मैं अपर बाउंड देखूँ तो y1 है, तो ये डेफिनेट सी बात है कि जो ये L होगा दैट विल बी लेस देन y1, एंड व्हाट इज़ y1, दैट इज़ इक्वल टू 1। and similarly y converges to L2, so it will converge to its lower bound, so this will be greater than half। so from here we have, आप समझ गए ना कैसे, यहाँ पर ये जो xn L2 है, this L2 will converge to this L2 will be greater than the lower bound, and the lower bound was x1 and x1 is half। so this means L1, सो ये तो हाफ से छोटा हो गया और हाफ से बड़ा हो गया, सो दैट प्रूव्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको और बोल दूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अपर बाउंड है और सुप्रीमम में मैच हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वालिटी हमने लगाई है, हालांकि इक्वालिटी लगाई है, बट दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। yn इज़ ग्रेटर दैन xn इज़ ग्रेटर दैन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन x1, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से इक्वलिटी हटा दें, तो देन दिस इज़ क्लियर कि ये इक्वल टू 1 और ये इक्वल टू हाफ, दिस विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1, दिस विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हाफ। तो मैं यहाँ कर ही देता हूँ, आप चाहो तो मैं यहाँ से ये इक्वलिटी, ये वाली इक्वलिटी हटा देता हूँ। सो दिस इज़ ग्रेटर दैन x1 एंड दिस इज़ लेस देन y1, क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी प्रूव की है। So that proves the given result. I hope you would have understood this video very well, and the solution to both the problems would have been easily understood. तो आपने देखा जो हमने पढ़ा वो सब इम्पॉर्टेंट है, जो भी थ्योरी हमने पढ़ी उसे आराम से अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ सवालों को ऊपर ऊपर से ना पढ़ें, थ्योरी ऊपर ऊपर से ना पढ़ें, उसे गहराई से पढ़ें, तभी आप वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे ढंग से। मेरा बार बार आपको यही सलाह है। So at the last I would like that you subscribe to my channel मैथाल्य, क्योंकि आने वाले और भी वीडियोज़ होंगे तो आपको उसका अपडेट मिल सकेगा टाइमली। तो टिल देन, थैंक यू।